आपका आज जो टॉपिक है वो है एक्सीलरेटेड स्टेबिलिटी एनालिसिस। ये कब करते हैं और क्यों करते हैं? कोई भी प्रोडक्ट जैसे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है उसकी स्टेबिलिटी चेक करते हैं कि वो कितना स्टेबल है। ठीक है। स्टेबल मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे, डिफरेंट डिफरेंट ह्यूमिडिटी कंडीशन में किस में स्टेबल है। तो उससे ये क्या पता चलेगा कि हम इसको स्टोर कैसे करेंगे। जैसे कोई प्रोडक्ट रहती है, कहते हैं कि उसको स्टोर करना है एट रूम टेम्परेचर है, किसी को स्टोर करना है एट एट रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर, रेफ्रिजरेट करना है किसी को। और कोई कोई रहता है कि हीट सेंसिटिव रहता है कि अगर उसको सनलाइट पड़ गई तो वो खराब हो जाएगा। ठीक है। तो उसको क्या करते हैं, उसको हम लोग फिर पैक करते हैं। उसके इंस्ट्रक्शन रहता है पैक इन अम्बर्ड कलर बॉटल, मतलब जो ब्राउन कलर की बॉटल जो आती है उसमें रखते हैं, जिससे कि सनलाइट के थ्रू उसमें कुछ गड़बड़ नहीं होगा, वो डिग्रेड नहीं होगा। कुछ का होता है कि मॉइस्चर गेन कर सकते हैं, कुछ का अलग अलग सबका है। तो किस तरह के प्रोडक्ट हैं, कैसे वो स्टेबल रह सकते हैं, किस कंडीशन में रह सकते हैं, उनको कैसे करते हैं, वो परफॉर्म करने का तरीका, वो एक्सीलरेटेड स्टेबिलिटी एनालिसिस होता है। उससे क्या पता चलेगा कि हमारा प्रोडक्ट कितने दिन चलेगा, उसकी सेल्फ लाइफ का पता चलेगा। अब सेल्फ लाइफ क्या होती है? सेल्फ लाइफ मतलब मैन्युफैक्चरिंग से लेके और कंजम्पशन तक के टाइम को बोलते हैं सेल्फ लाइफ। ठीक है। बनने के बाद खाने के पहले तक का समय जो सेल्फ पे रखा हुआ है। ठीक है। हाफ लाइफ क्या होती है कि अपने ओरिजिनल कंसंट्रेशन से वो 50% जब पहुंच जाता है उसको बोलते हैं हाफ लाइफ। ठीक है। अब इसको देखते हैं क्या है एक्सीलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडी। देखिए इसमें इट इज डिजाइन टू, क्या डिजाइन किया गया इसमें? प्रिडिक्ट स्टेबिलिटी, इसकी स्टेबिलिटी प्रिडिक्ट करने के लिए, एंड सेल्फ लाइफ ऑफ फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन। ये प्रिडिक्शन करता है किसके स्टेबिलिटी का, उसकी सेल्फ लाइफ का, किसके फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन का। ठीक है। अंडर नॉर्मल एंड, एक तो नॉर्मल कंडीशन कि आज रख दिए कै दिन तक चल रहा है। ठीक है। अब जैसे आपको कोई चीज का दिया कि हाँ आपको गेहूं रखना है, तो गेहूं एक नॉर्मल कंडीशन रख दिए कि हाँ भाई एक बोरे में भर के रख दिए हैं। और एक हो गया कि बोरे में भर के कहाँ रखे हैं, बोरे में रखे हैं, मिट्टी के वो ढेरी में रखे हैं, ड्रम में रखे हैं। ठीक है। अब जैसे आलू का ले लीजिए, आलू कैसे रहता है, आप अपने घर में रख लीजिए आलू, धूप में रख दीजिए आलू, कोल्ड स्टोरेज में रख दीजिए आलू। तो आलू, कौन सा आलू ज्यादा दिन तक चलेगा, किस कंडीशन में? घर पे रखे हैं कुछ दिन ज्यादा चलेगा, धूप में रखे हैं 10 दिन में सूख के खत्म हो जाएगा, है कोल्ड स्टोरेज में है 6-6 महीना पड़ा रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। 6 महीने बाद धीरे धीरे वो ठंडक से सड़ने गलने लगता है, वो बात अलग है। तो क्या है कि 4-5-6 महीना तो आराम से इसको कोल्ड स्टोरेज में अपना स्टोर कर सकते हैं। घर पे रखे हैं तो वो भी महीना 1.5 महीना चलेगा, उसके बाद उसमें अंकुरित शुरू हो जाएगा, उसमें आँख आँख निकल आएगी और वो फिर खराब होने लगेगा। धूप में रख देंगे अगर ऐसे ही तो कुछ दिन में वो, 2-4-10 दिन में वो सड़ने गलने और सब तो खराब होना शुरू हो जाएगा उसमें। ठीक है। तो अलग अलग कंडीशन में इसका एक हो गया नॉर्मल कंडीशन और एक रिकमेंडेड स्टोरेज कंडीशन। ये कौन से रिकमेंडेशन है, जैसे आपका कौन सा फूड आइटम है कहाँ रखने के लिए, कुछ फ्रिज में रखने के लिए आता है, कुछ ड्राई प्लेस के लिए आता है, कुछ चीजें आप पानी से बचा के रखते हो कि पानी ना लगे खराब हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे जितने भी आपके अचार वगैरह है वो पानी से बचाते हो, इवन गीले चम्मच से भी उसको नहीं छुओगे, क्यों? अगर पानी गया तो उसमें फंगल ग्रोथ शुरू हो जाएगी। ठीक है। कंटेमिनेशन की चांसेस बढ़ जाती हैं। तो आपका दो कंडीशन में हो गया, एक नॉर्मल कंडीशन कि यहाँ रख दिए अब वो कैसे चल रहा है, और दूसरा रिकमेंडेड स्टोरेज कंडीशन। ये दोनों में करते हैं इसका टेस्टिंग। ठीक है। अब क्या करते हैं इसमें अंडर एक्सलेटेड कंडीशन। अब वो एक्सलेटेड मतलब कि बढ़ाएंगे, रेगुलेट करेंगे कैसे, और उसका टेम्परेचर एक्सलेट करेंगे, बढ़ा के देखेंगे, मॉइस्चर बढ़ा के देखेंगे, और लाइट पे उसका देखेंगे लाइट का क्या असर पड़ रहा है। ठीक है। किसी भी दवा का टेम्परेचर बढ़ाने में क्या है, अगर टेम्परेचर मान लो उसका अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है उसका मेल्टिंग पॉइंट 40 डिग्री है, तो जैसे टेम्परेचर 40 डिग्री पहुंचेगा वो अपने आप मेल्ट होके डिग्रेड हो जाएगा। किसी का 35 है तो 35 डिग्री पे हो जाएगा। किसी का रूम टेम्परेचर 25 डिग्री पे ही हो सकता है कि डिग्रेड हो जाए, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, रेफ्रिजरेट करके रखेंगे। ठीक है। तो इस तरह से आपका रेफ्रिजरेशन से लेके और नॉर्मल रूम टेम्परेचर तक का रहता है, कितने टेम्परेचर पे वो स्टेबल रहेगा वो चीज देखी जाती है। ऐसे ही मॉइस्चर का है, अगर कोई दवा आपकी है जो मॉइस्चर गेन कर सकती है, तो अगर थोड़ा भी ह्यूमिड कंडीशन रहेगा तुरंत ही वो पसीज जाएगा। ठीक है। गीला हो जाएगा वो और डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इस तरह के प्रोडक्ट का हम कैसे कितने ह्यूमिडिटी पे रखेंगे, हैं कितने
ह्यूमिडिटी पे रखने के लिए क्या करते हैं उसको, EHR, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलते हैं। जैसे एसी में जो हम लोग ह्यूमिडिटी मेंटेन करते हैं उसको बोलते हैं EHR, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। टेम्परेचर के लिए डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब देखिए आगे इसमें क्या कर रहा है, the stability testing is carried out to predict the temperature period upon which or within which क्या हो रहा है, the quality of the product remains, कैसा रिमेन रहेगा, remains, ये क्या आ गया, सेटिस्फैक्ट्री, ठीक है। तो क्या कर रहा है इसमें कि ऐसा हमको क्या करना है, द स्टेबिलिटी टेस्टिंग करनी है इज टू कैरी आउट, जो क्या करेंगे हम लोग प्रिडिक्शन कैरी करते हैं कि प्रिडिक्शन निकालते हैं हम लोग कि किस समय कितने टेम्परेचर पर रखा जाए, कितने टाइम पीरियड के लिए, किस टेम्परेचर पे, किस मॉइस्चर ह्यूमिडिटी पे इसको स्टोर किया जाए, कि जो इसकी स्टोरेज कंडीशन है, उसकी जो स्टोरेज कंडीशन, किस स्टोरेज कंडीशन में रखा जाए कि जो इसकी क्वालिटी है वो मैक्सिमम समय तक ये अच्छी से अच्छी बनी रहे, ठीक है। उसकी जो प्रोडक्ट की जो एक्सेप्टेंस है वो सेटिस्फैक्ट्री रहे, कि अगर आप मान लीजिए कोई चीज रखते हैं कि हाँ भाई फ्रिज में रखेंगे तो आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ ये खराब नहीं हुआ होगा, बाहर रखेंगे, अभी आप गर्मी जैसे बहुत ज्यादा है इस समय, अभी एक दाल बनाइए और दाल आप फ्रिज के बाहर रख दीजिए, तो क्या होगा, अगले दिन सुबह होते होते उसमें से बुलबुला निकलना शुरू हो जाएगा, फर्मेंटेशन शुरू हो जाएगा उसमें। दही आप अभी बना के बाहर छोड़ दीजिए, फ्रिज मत रखिए, क्या होगा, उसमें बुलबुला निकलना शुरू, फर्मेंटेशन ज्यादा हो जाएगा उसमें। ये सब क्या है कि अगर आप देखेंगे तो नॉर्मल कंडीशन पे वो स्टेबल नहीं है, फर्मेंटेशन ज्यादा होने लग रहा है। किस कंडीशन में रखेंगे और कितने टाइम तक वो स्टेबल रखता है, ये चीज में देखते हैं हम। अब इसके लिए ये तो नॉर्मल चीजें हो गई कि हाँ ऐसे टेम्परेचर पे ऐसे ह्यूमिडिटी पे रखेंगे ऐसे ऐसे होगा, ये तो नॉर्मल चीजें हो गई। अब इसमें जो मेन चीज है क्या है कि ये सारी चीज करने के लिए WHO और ICH गाइडलाइंस जारी हो चुकी हैं, मतलब वो उनका WHO की गाइडलाइंस है कि कैसे हमको स्टेबिलिटी स्टडीज करनी है, ठीक है। तो उसके अंदर देखेंगे तो बहुत सारे सीरीज हैं, जिसमें से कुछ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए है, क्या है वो, Q1A R2। ये Q1A क्या है कि ये एक गाइडलाइन है, Q1A गाइडलाइन, Q1B गाइडलाइन, Q1C गाइडलाइन, Q1D, Q1E, Q1F, ये सब क्या है, ये अलग अलग गाइडलाइंस हैं जिसके हिसाब से हमको टेस्टिंग करनी है। इसमें अगर देखा जाए तो पहला क्या है, Q1A R2, इसका क्या है गाइडलाइन, स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ न्यू ड्रग सब्सटेंस। ये आपका MCQ क्वेश्चन है, ये आपका MCQ क्वेश्चन पूछ सकता है कि अकॉर्डिंग टू WHO या ICH गाइडलाइंस, स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ न्यू ड्रग सब्सटेंस एंड प्रोडक्ट इज डन अंडर विच गाइडलाइन। तो उसमें आपको बताना पड़ेगा, उसमें ऑप्शन दे रहा है Q1A, Q1B, Q1C, उसमें आपको बताना पड़ेगा कि हाँ Q1A वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि Q1A के अंडर क्या हो रहा था, स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ न्यू ड्रग सब्सटेंस एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। इसी तरह से आपका क्या है, Q1B क्या है, Q1B आपका फोटो स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ न्यू ड्रग सब्सटेंस एंड प्रोडक्ट्स। फोटो स्टेबिलिटी मतलब इन लाइट, लाइट के प्रेजेंस में क्या ड्रग के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, ड्रग स्टेबल है कि नहीं है, डिग्रेड हो रहा है, कितना हो रहा है, कितने देर एक्सपोजर करने पे हो रहा है, तुरंत एक्सपोज, जैसे लाइट के कांटेक्ट में तुरंत आ गया, आते ही तुरंत खराब हो गया, या फिर कुछ देर स्टेबल है, या इन प्रेजेंस कितने दिन में वो डिग्रेड हो रहा है, वो सारी चीजें टेस्टिंग इसमें होती हैं। उसमें आपका प्योर ड्रग के साथ भी टेस्टिंग करते हैं और उसके प्रोडक्ट्स मतलब उसके फॉर्मुलेशन के साथ में भी करते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपका आता है Q1C। अब Q1C क्या है, स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ न्यू डोजेस फॉर्म, ठीक है। अब कोई अगर नया डोजेस फॉर्म बनाए, ड्रग तो मान लीजिए सेम है, अब नया डोजेस फॉर्म बनाए, अब डोजेस फॉर्म आपका कैसे कैसे होता है, सॉलिड में होता है, लिक्विड में होता है, सेमी सॉलिड में होता है, गैसेस फॉर्म में होता है। ये चार मेन क्लास ऑफ डोजेस फॉर्म है जिसमें से आपके फॉर्मुलेशन बन सकते हैं। अब कोई ड्रग पुराना है लेकिन उसको नया फॉर्मुलेशन दिया गया है, तो उसकी टेस्टिंग जो होगी वो किसके अंडर में होगी, Q1C। सी मतलब कि आपका स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ न्यू ड्रग कंपाउंड, न्यू ड्रग डोजेस फॉर्म का, न्यू डोजेस फॉर्म के लिए आप Q1C के अंडर में टेस्टिंग करोगे, ठीक है। अब उसके बाद आता है Q1D, ब्रैकेटिंग एंड मैट्रिक्सिंग डिजाइन फॉर
स्टेबिलिटी टेस्टिंग ऑफ ड्रग सब्सटेंस एंड प्रोडक्ट। ये ब्रैकेटिंग और मैट्रिक्स डिजाइनिंग वाला काम ऑफ स्टेबिलिटी टेस्टिंग जो करते हैं वो ऑफ ड्रग सब्सटेंस एंड प्रोडक्ट का करते हैं अंडर सेक्शन अंडर किसके गाइडलाइन Q1D के, ठीक है। और इसके बाद फिर जो आता है Q1E, ई में क्या करते हैं, इवेल्युएशन ऑफ स्टेबिलिटी डेटा। जो डेटा मिला है उसका इवेल्युएशन करते हैं कि डेटा से क्या करेंगे, डेटा से हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि जो डेटा मिला, ठीक है, अब मान लीजिए आपने डेटा निकाला कुछ घंटे वाला या डेटा निकाला कुछ दिन वाला, कि तो आप उसको एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप क्या अनुमान लगाते हैं कि हम एक पेज आधे घंटे में लिखते हैं, तो 20 पेज कितना दिन में करेंगे। एक तो ये हो गया कि भाई अब या तो कंटिन्यूअस कर रहे हो या फिर कहोगे एक दिन में हम 2 पेज लिखते हैं, तो 20 पेज लिखने में कितना दिन लगेगा, तो आप अनुमान लगा रहे हैं। तो इस तरह से आपका क्या होता है, जो स्टेबिलिटी डेटा हमको मिलता है जो भी आपका डिफरेंट डिफरेंट, उसकी जो इवोल्यूशन करते हैं उसके लिए जो गाइडलाइन दी हुई है वो किसमें है, Q1E में। ई मतलब इवोल्यूशन, इवोल्यूशन करते हैं किसका, स्टेबिलिटी डेटा का। अब लास्ट में जो दिखा रहा क्या है, Q1F। Q1F क्या है, स्टेबिलिटी डेटा फॉर क्लाइमेट जोन 3rd and 4th। ये थोड़ा एग्जाम इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है कि क्लाइमेट जोन जो है वो क्या दिखाता है, अलग अलग टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंडीशन दिखाता है। तो उसमें क्या है, क्लाइमेट जोन में देखेंगे तो ये जोन 1st, 2nd, 3rd, 4th इस तरह से है, जो कि अलग अलग क्लाइमेट कंडीशन को दर्शाता है। तो क्लाइमेट कंडीशन का देखेंगे तो यहाँ पे देखिए इसमें अलग अलग जोन में, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4 या जोन 1st, 2nd, 3rd, 4th बोल सकते हैं उसको, रोमन नंबर्स में है। तो जोन 1st, 2nd, 3rd, 4th में देखेंगे तो सब में सबका टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, ह्यूमिड मतलब HR, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सबका कंडीशन अलग अलग है। अलग अलग कंडीशन में उसको देखना। जैसे कि भी आपका कहा कि लास्ट पॉइंट में Q1F में स्टेबिलिटी डेटा फॉर क्लाइमेट जोन 3rd and 4th। 3rd and 4th देखें तो क्या है, 3rd में 30 डिग्री सेंटीग्रेड और 35%। तो क्या कर रहा है इसमें कि आपका जो भी क्लाइमेट जोन है थर्ड में क्या है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड एंड जो आपका टेम्परेचर हो गया, और क्या है जो आपकी ह्यूमिडिटी रहेगी या रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी रहेगी, 35%, ठीक है। ये जोन 3 का होगा। जोन 4 में क्या है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहेगा और 70% HR मीन्स रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब जैसे आप उसकी बात करते हैं कि एसी जब आता है ना, एसी में क्या होता है, एसी में आपकी ह्यूमिडिटी को कम किया जाता है, टेम्परेचर भी कम रहता है और ह्यूमिडिटी भी कम रहती है, ठीक है। ह्यूमिडिटी कम से क्या होता है, अगर ह्यूमिडिटी आपकी कम होती जाती है तो क्या होता है कि आपको फिर पसीना नहीं होगा, आपका जो पसीना था वो भी सूख जाएगा। वैसे आप अभी देखिए, अभी अगर आप कमरे में ऐसे बैठिए फिर आप पंखा चलाएं तो ह्यूमिडिटी होती है। कभी कभी तो होता है कि पंखा चलाने के बाद भी आपकी ह्यूमिडिटी इतना ज्यादा रहता है कि पंखे नीचे बैठे हैं पसीना टपक रहा है। तो क्या होता है उसमें कि आपकी जो ह्यूमिडिटी है एटमॉस्फेरिक या जो भी आपका रूम में ह्यूमिडिटी है वो ज्यादा है, जिसके नाते आपको स्वेटिंग हो रही है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे क्लाइमेट जोन में जो चारों जोन है, तो पहला जोन कौन सा है, फर्स्ट जोन 21 डिग्री सेंटीग्रेड एंड जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना है, 45% RH। RH मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब इसके बाद जो दूसरा कह रहा है क्या है, जोन 1 को क्या बोलते हैं, मॉडरेट टेम्परेचर एंड क्लाइमेट वाला जोन, ठीक है, जहाँ पे टेम्परेचर और जो आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो क्या रहेगा, वो मॉडरेट है, ठीक है। दूसरा जो सेकंड जोन है वो क्या है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और 60% HR है, सॉरी HR का RH रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। इसको क्या बोलते हैं, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट जोन है ये सब ट्रॉपिकल रीजन के क्लाइमेट जोन होते हैं। अच्छा, ये जो आपको चारों जोन है ना, ये अलग अलग एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, जो नेचुरल स्टोरेज कंडीशन है आपका, मतलब कहेंगे कि अलग अलग जगह पे देखेंगे तो ये नेचुरल कंडीशंस हैं कि जो जहाँ पे प्रोडक्ट रखे जाते हैं। जैसे कहा जाए रूम टेम्परेचर, तो कहीं का रूम टेम्परेचर 21 डिग्री सेंटीग्रेड और 45 RH रहेगा, कहीं का रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 60
RH रहेगा, कहीं का 30 डिग्री रहेगा, कहीं का मीन 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 35% RH रहेगा, और कहीं का रूम टेम्परेचर क्या रहेगा, 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और RH 70% रहेगा। तो ये अलग अलग नेचुरल कंडीशंस का बता रहा है। अब मान लीजिए आपको दवा कहीं बनी, रखना कहीं पे है, जाना भेजना कहीं है, बिकेगा कहीं, अलग अलग ऑल ओवर इंडिया देखा जाए तो हर क्लाइमेट आपको मिल जा रहा है, कोई एक्सट्रीम कोल्ड में, कोई एक्सट्रीम हॉट में, कोई एक्सट्रीम ह्यूमिडिटी में। तो अलग अलग कंडीशन में, नेचुरल कंडीशन में रखने में क्या क्या रहेगा उसके बारे में यहाँ पे आपको पता चल जाता है कि हमारा जो भी प्रोडक्ट है वो किस किस कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है, किस कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर सकता, वो यहाँ टेस्टिंग हो जाएगी। ठीक है। और जो आपको जोन थर्ड है वो क्या है, वो हॉट एंड ड्राई कंडीशन है, मीन्स गर्म भी रहेगा और ड्राई भी रहेगा। ठीक है। और जो आपका जोन 5 है वो कैसा है कि हॉट भी है और ह्यूमिड भी है, मतलब उसमें EHR जो है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, वो भी ज्यादा है। ठीक है। तो ये आपका जो जोन 4 है, इसमें गर्मी भी है और उमस भी है। ठीक है। अब इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट आता है, इसमें आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्सीलरेटेड स्टेबिलिटी एनालिसिस। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, इसके फायदे क्या क्या हैं, इसके इंपॉर्टेंस क्या क्या है। ठीक है। इसमें पहला आता है, इट हेल्प्स इन रैपिड सिलेक्शन ऑफ बेस्ट फॉर्मुलेशन फ्रॉम अ सीरीज ऑफ सिमिलर फॉर्मुलेशंस। अब जैसे मान लीजिए कोई दवा बनाते हैं, फॉर्मुलेशन बनाते हैं, तो उसमें क्या है, ऐसा नहीं कि एक ही चीज बनाए। अब कैसे होता है, जैसे आप मान लीजिए खाना बनाए, खाने में क्या है कि आप कोई भी चीज बनाए, मान लीजिए एक पाव ये बनाए, एक पाव हलवा बनाए, एक पाव हलवा आप बनाए कैसे, सब कुछ ठीक है, चीनी की मात्रा एक पाव में 1 चम्मच, एक पाव में 2 चम्मच, एक पाव में 3 चम्मच, एक पाव में 4 चम्मच, एक पाव में 5 चम्मच, इस तरह से है। ठीक है। अब एक पाव में आपका 1 से लेके 5 तक के 5 फॉर्मुलेशन बन गए। अब आप उसको टेस्ट करोगे कि कौन सा बढ़िया लग रहा है। पहला वाला आपको मीठा पता नहीं चलेगा, दूसरे वाले में भी हल्का पता चलेगा, तीसरे वाले में और थोड़ा सा मीठा पता चलेगा, और जब पांचवा खाएंगे कहेंगे हाँ ये मीठा हलवा लग रहा है। ठीक है। तो ये क्या है, अलग अलग फॉर्मुलेशन है। अब उसमें कौन सा बेस्ट है उसको यहाँ टेस्टिंग करेंगे, तो क्या करेंगे, यहाँ उसकी स्टेबिलिटी के हिसाब से टेस्टिंग कर रहे हैं कि कौन सा फॉर्मुलेशन स्टेबल ज्यादा है। ठीक है। अब यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट डालेंगे वो ऐसा सब्सटेंस, अगर मान लो आपको ड्रग हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर है, ठीक है, अगर जैसे आपको कहा कि स्टेबिलिटी टेस्टिंग बढ़ा, स्टेबिलिटी किसी के ड्रग की बढ़ानी है तो क्या करनी पड़ता है, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, मान लीजिए आपका दवा मॉइस्चर गेन करके खराब हो सकता है, तो ऐसी कोई दवा के साथ इंग्रेडिएंट डालेंगे, मतलब एडिटिव डालेंगे या एक्सिपिएंट्स कहा जाए, कि जो कि उसको मॉइस्चर गेन करने से बचाए। अगर मान लीजिए हीट सेंसिटिव है, कि अगर हम दवा को मान लीजिए हीट कर रहे हैं किसी कारण से, तो वो खराब हो जाएगा, तो उसको हीट प्रोसेस ना करके कोल्ड प्रोसेस से करना है। समझ रहे हैं? तो वो ड्रग का या एक्सिपिएंट्स का क्या नेचर है, उसके हिसाब से उनको उसका मेथड, उसका फॉर्मुलेशन चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। तब यहाँ पे क्या फिर नेक्स्ट क्या कर रहा है, इन सेल्फ लाइफ प्रिडिक्शन ऑफ प्रोडक्ट। अब क्या है कि एक्सीलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडी से हमको उसका सेल्फ लाइफ, मतलब बनने के बाद और कंजम्पशन तक का, कब तक उसको खा सकते हैं, इसका प्रिडिक्शन कर सकते हैं हम लोग, अनुमान लगा सकते हैं कि ये कब तक ये दवा चलेगी। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या कर रहा है, तीसरा है, इन इट सर्व्स एज अ रैपिड क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक। अब क्या है कि ये जो एक्सीलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडी है या एनालिसिस कर सकते हैं, ये क्या करता है, ये रैपिड क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक है। इससे आप जल्द से जल्द क्या होगा, जल्दी से जल्दी आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप अपने प्रोडक्ट का जो भी आप बनाए हैं एनालिसिस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी आपकी कैसी है ये आपको एक्सीलरेटेड स्टेबिलिटी से पता चल जाएगा कि कितने दिन चलेगी, क्या उसकी ड्यूरेबिलिटी है, चलेगी नहीं चलेगी, हर चीज यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है। तो इसकी ये 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है। अब इसके बाद आता है की एलिमेंट्स ऑफ स्टेबिलिटी टेस्टिंग। स्टेबिलिटी टेस्टिंग के 3 की एलिमेंट्स हैं, या कह सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि स्टेबिलिटी टेस्टिंग को गवर्न कर रहे हैं। इसमें 3 कॉमन हाई कहते हैं स्ट्रेस हैं, जिसके जो हम स्टेबिलिटी टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं, और उसके हिसाब से हम उसको कैलकुलेट करते हैं। उसमें पहला क्या है, टेम्परेचर, दूसरा
ह्यूमिडिटी और तीसरा लाइट। यही तीन चीज है जो एक्सीलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडी में हम लोग टेस्ट करते हैं। अगेंस्ट कोई भी ड्रग है उसका टेम्परेचर के अगेंस्ट चेक करते हैं कि ठंडे टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, गर्म पे क्या हो रहा है, बहुत गर्म पे कितने गर्म तक ये स्टेबल है, ठंडे से लेके कितने गर्म तक स्टेबल है, ये हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, किसका किस टेम्परेचर पे इसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। इम्पैक्ट मतलब इसकी इफिकेसी, इसकी स्ट्रेंथ जो फॉर्मुलेशन के समय थी वो ही मेंटेन कब तक रह सकती है, वो चीज देखने के लिए। दूसरा क्या पूछ रहा है इसमें, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब कितने ह्यूमिड कंडीशन में ये स्टेबल है। ठीक है, ज्यादा में, कम में, वो चीजें। और तीसरा होता है लाइट का, कि लाइट का मतलब सनलाइट का, यूवी लाइट का इस पे क्या असर पड़ रहा है, कि डिग्रेड हो रहा है कि स्टेबल रह रहा है। ये तीन चीज हम इसमें ड्रग के ऊपर ये तीन चीजों की टेस्टिंग करते हैं। अब देखिए इसमें जो टेम्परेचर है, अगर देखिए जनरल चीजें हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो डिग्रेडेशन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ह्यूमिडिटी क्या है, इंक्रीज ह्यूमिडिटी कर रहे हैं तो क्या होगा, इंक्रीज हाइड्रोलिसिस शुरू हो जाएगा। ठीक है, ह्यूमिडिटी कंडीशन में आप पहले भी देखे थे, जो आपका ह्यूमिडिटी वाला टॉपिक था उसमें अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा। हाइड्रोलिसिस से क्या होगा, हाइड्रोलिसिस इज अ कॉज, किसका कॉज है, वो डिग्रेडेशन का एक रीजन है। जिसके नाते हाइड्रोलिसिस, जो भी ड्रग का हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या होगा, वो ड्रग क्या होगी, वो डिकम्पोज हो जाएगी, खराब हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा होती है, जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो हाइड्रोलिसिस प्रोसेस बढ़ेगा ड्रग का, और ड्रग का हाइड्रोलिसिस बढ़ेगा तो क्या होगा, उसका डिकम्पोजिशन भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये आपको तीन चीज और ध्यान रखनी है कि कौन कौन से ऐसे चीजें हैं जिनका स्टेबिलिटी टेस्टिंग में हम यूज करते हैं, जिनका इम्पैक्ट देखते हैं ड्रग के ऊपर। ठीक है, इसके बाद आपका आता है स्टेबिलिटी टेस्टिंग टाइप और स्टोरेज कंडीशन। कौन कौन से स्टेबिलिटी टेस्टिंग के टाइप्स हैं, उसके स्टोरेज कंडीशन क्या है। इसमें पहला आता है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी स्टडी। लॉन्ग टर्म जो स्टडी करते हैं वो कितने दिन के लिए करते हैं, 5 ईयर्स के लिए करते हैं। टेम्परेचर क्या रहता है उसमें, 25 डिग्री ±2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना रहता है, 60 ±5% रहता है। ठीक है, मतलब 60 से 65%, या कह सकते हो 55 से 65%, प्लस माइनस हो गया ना, तो 55 से 65% आरएच, और टेम्परेचर कितना, 23 से लेके 27 तक, 23 डिग्री से लेके 27 डिग्री तक सेंटीग्रेड तक आपका टेम्परेचर के बीच में अगर रखते हैं फॉर 5 ईयर्स तो बोलते हैं लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी स्टडी। दूसरा आपका आता है इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी स्टडी। ये क्या होता है, इसका जो ड्यूरेशन है वो 6 मंथ के लिए है। ठीक है, और टेम्परेचर क्या होता है इसमें, 30 डिग्री ±2 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर 28 से लेकर 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर इसमें वेरी हो सकता है। और एच आर रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना रहेगा, 65 ±5, मतलब 55 से लेके और 70 तक, सॉरी 60 से लेके 70 तक ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी रहेगी इसमें। और जो लास्ट इसमें आता है एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडीज, मतलब जो नॉर्मल से एक्सेलरेट करके करते हैं उसके लिए होता है। ड्यूरेशन क्या है इसका, 6 मंथ का, टेम्परेचर 40 डिग्री ±2 डिग्री सेंटीग्रेड, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी रहेगी, 75 ±5% रिलेटिव ह्यूमिडिटी रहेगी। मतलब क्या हुआ, ये 70 से लेके 80% या 4 में रहेगा एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडी के लिए, और टेम्परेचर 38 से लेके 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। ड्यूरेशन पहले और इंटरमीडिएट और एक्सेलरेटेड के लिए 6 मंथ का है, और लॉन्ग टर्म स्टडी के लिए 5 ईयर्स का है। जब भी कोई दवा बनती है इंडस्ट्री में, तो वो उस बैच का एक पूरा बैच में से एक पूरा सैंपल उठा के इंडस्ट्री में रख देते हैं कि 5 ईयर्स अपने वो नॉर्मल कंडीशन पे जो भी प्रिस्क्राइब कंडीशन है, स्टोर इन अ कूल एंड ड्राई प्लेस, अपने पास में कूल एंड ड्राई प्लेस का कंडीशन में वो रखते हैं कि अगर बाद में कोई ले जाने के बाद कहे कि नहीं आपका प्रोडक्ट खराब हो गया, तो वो दिखाएं, वो अपना फिर सैंपल टेस्ट करेंगे कि जो हमने कहा था स्टोर इन अ कूल एंड ड्राई प्लेस उस कंडीशन में रखा है कि नहीं रखा है। इस चीज को टेस्ट करने के लिए वो अपने पास वो सैंपल रखते हैं 5 साल तक। ठीक है, 5 साल मतलब 5 साल के लिए भी रहेगा, और जो भी उसका प्रिस्क्राइब पीरियड है, 2 ईयर एक्सपायरी है, 3 एक्सपायरी है, मैक्सिमम 5 ईयर तक का प्रोडक्ट रखा जाता है।
ठीक है। इसके बाद आपका आता है प्रिडिक्शन ऑफ सेल्फ लाइफ। अब प्रिडिक्शन ऑफ सेल्फ लाइफ कैसे करते हैं, सेल्फ लाइफ जो पता करते हैं कि दवा की सेल्फ लाइफ कितनी है, वो कैसे पता करते हैं। ये जो जादू है, वो जादू करने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, एरेनियस इक्वेशन का यूज करते हैं। ठीक है, ये देखिए प्रिडिक्शन ऑफ सेल्फ लाइफ कैसे करते हैं, डन बाय ऑब्जर्विंग द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। जो भी आपकी रेट ऑफ रिएक्शन है उस पर टेम्परेचर का इफेक्ट देखने का जो प्रोसेस है, ये जो टेम्परेचर का इफेक्ट देख रहे हैं ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, इसी को क्या बोलते हैं, यही मेथड है जिसको आप करते हैं प्रिडिक्शन ऑफ सेल्फ लाइफ। किसी भी ड्रग का सेल्फ लाइफ पता करने के लिए उसका रेट ऑफ रिएक्शन पे टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं। ठीक है, और इसको देखने के लिए हम कौन सा इक्वेशन यूज करते हैं, अरेनियस इक्वेशन यूज करते हैं, जो कि एक्सप्लेन करता है द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू अरेनियस इक्वेशन क्या चीजें हैं, इसमें एक चीज इसकी लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन नहीं, जो इसका तरीका है वो क्या है, फॉर एवरी 10 डिग्री टेम्परेचर राइज। अब जो भी टेम्परेचर 10 डिग्री राइज कर रहा है, तो राइज करने में क्या है, द स्पीड ऑफ रिएक्शन इंक्रीज 2 to 3 टाइम्स। अब जैसे 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 इसका क्या करना है, अकॉर्डिंग टू अरेनियस थ्योरी क्या कर रहा है कि अगर हम किसी भी रिएक्शन में टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाते हैं, ठीक है, 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है कि उसकी जो रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है 2 to 3 टाइम्स, 2 से 3 गुना बढ़ जाती है उसकी रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब इसके बाद इसके जो इक्वेशन दिया, क्या किया, K is equal to A e to the power minus A upon RT। यहाँ पे A क्या है, Avogadro's कांस्टेंट है, ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है, R क्या है, गैस कांस्टेंट है, और T एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, अब ये इक्वेशन का अगर हम लॉग लेते हैं तो क्या होगा, लॉग K is equal to log A minus E upon 2.303 RT। ये आपका जो इक्वेशन है वो किसके लिए है, वो सेल्फ लाइफ ऑफ एनी ड्रग या प्रोडक्ट की प्रिडिक्शन करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपका आता है स्टेप्स इन्वॉल्व इन एक्सीलरेटेड स्टेबिलिटी टेस्टिंग। ठीक है, कैसे कैसे हम लोग एक्सीलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडी करते हैं, इसके लिए देखिए पहला क्या है, द प्रिपरेशन इज स्टोर्ड एट डिफरेंट एलिवेटेड टेम्परेचर। जो भी आपका प्रिपरेशन है या फिर ड्रग है, किसी का भी आपको टेस्ट करना है तो क्या करेंगे, एलिवेटेड टेम्परेचर पर रखेंगे, 40, 50, 60, 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक, मीन्स 40 पे रखेंगे, 50 अलग अलग टेम्परेचर पे रखेंगे, 40 पे भी रखे, 50 पे भी रखे, 60 पे भी रखे, 70 पे भी रखे, अलग अलग टेम्परेचर पर रख दिया। उसके बाद क्या करते हैं, concentration of reactants at each elevated temperature is also determined। अब क्या है, concentration of reactant का concentration at each elevated temperature, अलग अलग एलिवेटेड टेम्परेचर पे, मतलब 40 से लेकर 70 तक अगर बात करें तो अलग अलग टेम्परेचर पे जो हम लोग प्रोडक्ट रखे हैं, प्रिपरेशन रखे हैं, उसका कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट भी हम यहाँ से डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या कर रहा है, सैंपल्स आर विथड्रॉन। सैंपल को विड्रॉ करते हैं एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स, अलग अलग टाइम इंटरवल पे हम लोग सैंपल विड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब किसी का लॉन्ग टर्म है तो 6 महीने में निकालेंगे, शॉर्ट टर्म है 6 महीने वाला है तो आप सप्ताह में निकालेंगे, और किसी का मान लो बहुत ज्यादा फास्ट है तो उसका एवरी आवर निकालेंगे। ठीक है, इस तरह से आप करते हैं। अब इसके बाद क्या कर रहा है, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय प्लॉटिंग द कंसंट्रेशन अगेंस्ट टाइम। कंसंट्रेशन और टाइम में जो ग्राफ प्लॉट करेंगे, एक तरफ कंसंट्रेशन रहेगा, एक तरफ टाइम रहेगा, एंड लीनियर रिलेशनशिप इज डिटरमाइंड। उनके बीच में, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में लीनियर जो आपका ग्राफ बनेगा वो लीनियर लाइन का बनेगा, लीनियर रिलेशनशिप डिटरमाइन करेंगे उसमें। फिर क्या करेंगे, straight line in a graph permits the estimation of k value from the slope। और उसकी जो स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है उससे जो स्लोप मिलेगा, उस स्लोप से क्या होगा, k वैल्यू डिटरमाइन होगा। ठीक है, अब k क्या है, k आपका रिएक्शन रेट कांस्टेंट है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन को आप कैसे करेंगे, वो स्लोप से निकलेगा, वो जो उसमें स्लोप बनेगा।
ठीक है। अब उसके बाद क्या कर रहा है, द रिएक्शन रेट कांस्टेंट के फॉर डिग्रेडेशन एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जो रूम टेम्परेचर है इज डिटरमाइन, रूम टेम्परेचर का भी डिटरमाइन करेंगे। मतलब रूम टेम्परेचर कितना हो रहा है, 40, 50, 60, 70 पे कितना हो रहा है, तो अलग अलग कंडीशन पे आपको पता चलेगा। फिर क्या कर रहा है, द के वैल्यू ऑब्टेन फॉर 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज सब्स्टिट्यूटेड इन, किसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ऑलरेडी डिटरमाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो पहले से डिटरमाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है उसमें हम 25 डिग्री वाली सेंटीग्रेड पे जो के की वैल्यू आई उसको हम पुट करेंगे, और एन एस्टिमेट इज ऑब्टेन्ड फॉर द सेल्फ लाइफ ऑफ प्रोडक्ट, और उससे क्या है कि आपका जो सेल्फ लाइफ का, जो प्रोडक्ट का सेल्फ लाइफ है वो डिटरमाइन होता है। ये देखिए लॉग कंसंट्रेशन अपॉन टाइम पे ग्राफ बन रहा है, ठीक है। जितना ज्यादा टेम्परेचर है, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है ना, ये ना टेम्परेचर, देखिए टेम्परेचर जिसकी ज्यादा है उसमें टाइम कम लग रहा है, जितना जो टेम्परेचर, जिसका जैसे जैसे टेम्परेचर क्या है कम है उसमें टाइम ज्यादा लग रहा है डिग्रेडेशन में। मतलब ज्यादा टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, अगर इसको यहाँ से प्लॉट करें तो कैसे दिखेगा, यहाँ से अगर आप इसको प्लॉट करेंगे, देखिए यहाँ से प्लॉट करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे टाइम, यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे टाइम, यहाँ पे करेंगे तो ये टाइम, और जैसे जैसे टाइम आप देख रहे हैं कि टाइम ये इधर से बढ़ते हुए क्रम में है, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में है ये टाइम, इसे क्या हो रहा है, और ये आपका लॉग कंसंट्रेशन है। तो जितना कम टेम्परेचर जितना कम है उतना ज्यादा टाइम ले रहा है, मतलब उतने ज्यादा उसको टाइम ले रहा है, मतलब उसका उतना ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दूसरे ग्राफ में लॉग के ले रहे हैं, मीन्स रिएक्शन रेट कांस्टेंट, और 1/t ले रहे हैं, तो इसमें देखिए 1/t मतलब आपका जो यूनिट होगा क्या हो गया, टी इनवर्स। टी इनवर्स किसकी यूनिट थी, याद है, भूल गया, जो कल मैं बताया था उसमें आपका एक टी इनवर्स था। टी इनवर्स किसकी रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट थी, आप फिर से देखिएगा उसको। ये दो ग्राफ हैं जो आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद से जो लास्ट इसमें टॉपिक है वो क्या है, लिमिटेशंस ऑफ एक्सीलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडी। इसमें क्या करते हैं, अच्छा टाइम अब खत्म है तो इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।